इस सत्र में, इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे विकसित भारत 2047, अर्थात आजादी के 100 वर्ष जब हम मनाएंगे तो भारत कैसा होगा। अपने आप में एक आनंद का, एक प्रसन्नता का अनुभव सभी को होगा जब भारत अपनी 100वीं स्वतंत्रता की जयंती मनाएगा। आदरणीय बंधुओं और बहनों, ये अपने को ध्यान में रखना है कि भारत एक विशेष प्रकार का देश है। हमारी पृष्ठभूमि, हमारा इतिहास, हमारी परंपराएं, हमारे जीवन मूल्य हमारे अलग है। हमारी समस्याएं भी अलग है, हमारी आवश्यकताएं भी अलग है। हमारे सामने चुनौतियां जो है और हमारी विशेषताएं अलग है। बहुत कुछ ऐसा है जो हमको दुनिया को देना है, बहुत कुछ ऐसा है जो दुनिया से हमको लेना है। भारत, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस ऐसे देशों जैसा हमारा देश नहीं है। हमारा देश हजारों वर्ष पुरानी एक अच्छी सिविलाइजेशन को लेकर के चलता है। ऐसी सिविलाइजेशन जो एक कंटिन्यूटी में है। हजारों साल बीतने के बाद भी भारत की सिविलाइजेशन, हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस, हमारी स्पिरिचुअलिटी, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो दुनिया में हमको अलग रखती है। इनफिनाइट डाइवर्सिटीज के बाद भी भारत एक रहता है। और इसलिए जो मार्क ट्वेन नाम के एक बड़े राइटर हो गए, भारत के बारे में लिखते हैं, इंडिया इज द कंट्री ऑफ 100 नेशंस एंड 100 टंग्स ऑफ 1000 रिलीजन्स एंड 2 मिलियन गॉड्स। जब मार्क ट्वेन ऐसा लिखते हैं तो एक नई बात है। ये सारे दुनिया में भयंकर इंटॉलरेंस है। 4 लैंग्वेजेस के लोग एक साथ कहीं दुनिया में रह नहीं पाते, लेकिन भारत अपनी स्पिरिचुअलिटी के कारण से, अपने कल्चरल हेरिटेज के कारण से सैकड़ों, हजारों स्पीशीज एंड लैंग्वेजेस के लोगों के साथ मिल करके रहता है। बंधुओं, अपने को यह भी ध्यान में रखना है, भारत हजारों वर्षों से सारे दुनिया को लीड करने वाला ऐसा एक देश रहा है। और इसलिए मार्क ट्वेन लिखते हैं आगे, इंडिया इज द क्रेडल ऑफ द ह्यूमन रेस, द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच, द मदर ऑफ हिस्ट्री, द ग्रैंड मदर ऑफ लीजेंड एंड द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ ट्रेडिशन। इसका भाव यह है, भारत दुनिया में एक ऐसा देश रहा है जो हजारों साल तक दुनिया को लीड किया था। कभी कभी अंग्रेजों के बताए हुए बात अपने को ध्यान में आ जाते हैं। भारत एक गरीब देश, भारत एक इलिटरेट, भारत एक बैकवर्ड देश जो अंग्रेजों ने पेस्ट किया था। लेकिन अपने को ध्यान में रखना है, भारत ऐसा नहीं था जो अंग्रेजों ने पेस्ट करके हमारे सामने प्रस्तुत किया। जब विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, अपने को ध्यान में रखना है हम कौन थे, हम क्या है और हमको क्या बनना है। एक जेटी संडरलैंड करके अमेरिकन राइटर है, उन्होंने एक बड़ी पुस्तक लिखी है, इंडिया इन बॉन्डेज, 1920s में लिखा था, इंडिया इन बॉन्डेज एंड हर राइट टू फ्रीडम। उसमें उन्होंने लिखा, अंग्रेजों जब तुम भारत में आए थे तो भारत अनेक बातों में, दुनिया की हर एक बात में आगे था। जेटी संडरलैंड लिखते हैं, दुनिया में कोई भी अच्छे से अच्छी बात थी, अच्छे से वस्तु थी, भारत में बनती थी। भारत अच्छे कपड़े बनाने वाला देश था, वो लिनन था, कॉटन था, वो सिल्क था। भारत बड़े बड़े शिप बनाता था। भारत के मर्चेंट दुनिया भर में जाते थे और सारी दुनिया को जो कोई भी ऐसी वस्तु है, नोन है वर्ल्ड में, भारत में बनती थी। अंग्रेजों जब तुम भारत में आए तो भारत ऐसा था। तुमने क्या कर दिया इस देश का?
एंगुस मेडिसिन नाम के जो इकोनॉमिक हिस्ट्री वर्ल्ड की लिखते हैं, वो भी यही लिखते हैं। जीसस से 1000 years ago भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 30% शेयर होल्डिंग वाला देश था। भारत की भागीदारी विश्व की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण थी। अंग्रेजों के आने तक भी भारत की भागीदारी विश्व अर्थव्यवस्था में 24% थी। अंग्रेजों का यहां से जाना हुआ तो भारत एक गरीब देश में बदल चुका था। जिस देश में लाखों विद्यालय पाठशालाएं थी, वो भारत में लिटरेसी केवल 12% पर आ गई। 1950 में भारत में लिटरेसी केवल 12% थी। भारत अपनी विकास की यात्रा 47 के बाद प्रारंभ की। बंधु और बहनों, मेरे को बताते समय आनंद है, 1947 में जो 12% लिटरेसी थी वो आज 88% पर है। आज भारत के 99% बच्चे विद्यालय जाते हैं। ये बात सच है कि 1947 के बाद भारत फूड ग्रेन्स के मामले में एक बड़ा भारी संकट देख रहा था। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ की व्यवस्था को गड़बड़ किया था। 47 के बाद तुरंत भारत ने फूड ग्रेन्स में प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाया। 50s में भारत केवल 1 करोड़ टन गेहूं पैदा करता था। आज भारत 13 करोड़ टन गेहूं पैदा करता है। उस समय टोटल फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन भारत में दैट वाज ओनली 5 करोड़ टन्स। इन 1950s now India is producing more than 35 crore tons food grains. We are producing 3-4 crore tons surplus every year. भारत आज दुनिया में सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोड्यूसर है और पर कैपिटा मिल्क का कंजम्पशन पिछले 60-70 वर्षों में हमने 4 गुना बढ़ाया है। भारत स्टील के मामले में वर्ल्ड का 2nd नंबर का प्रोड्यूसर है। भारत आईटी सेक्टर में दुनिया में बड़े स्थान पर है। भारत सैटेलाइट लॉन्च करने में वर्ल्ड में नंबर 1 है। भारत मिसाइल्स के बनाने में दुनिया में नंबर 1 है। भारत आज दुनिया के सबसे अच्छे एयरपोर्ट्स बना रहा है। भारत दुनिया में सबसे अच्छे हाईवेज बना रहा है। भारत में मेट्रो ट्रेन है। हम देखेंगे भारत का जीडीपी वर्ल्ड में आज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश, अमेरिका, जापान, इवन चाइना, जर्मनी, यूके, सबका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है दैट इज बिलो 4 और 5%। इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है कंटिन्यूअसली 6 to 8% पर चल रहा है। और इस प्रकार से भारत का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत अच्छा चलता है। दुनिया का फर्टाइलेस्ट जो प्लेन्स है, मैदान है, एग्रीकल्चर लैंड है, दुनिया में सबसे ज्यादा जो एग्रीकल्चर लैंड है, फर्टाइलेस्ट लैंड ऑफ द वर्ल्ड वी हैव, हमारे पास है। अगर हम एजुकेशन के फील्ड में देखें तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय एमबीबीएस की सीट्स केवल 1000 था। ओनली 1000 सीट्स वर हियर। आज के तारीख में 1,30,000 एमबीबीएस सीट्स आर देयर इन इंडिया। इन 1951 इंजीनियरिंग बीटेक the seats were only 3,000. Now there are 3 lakh seats per annum for engineering students. भारत में रिसर्च पेपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अब दुनिया में 3रे, 4थे, 5वें नंबर पर है। भारत के आईआईटीज, भारत के आईआईएम्स, एनआईटीज, एम्स, आईआईएससी बेंगलोर, ट्रिपल आईटीज, ये सब दुनिया में आज एक अच्छे स्थान पर है। 12% लिटरेसी वाला भारत, केवल 1000 मेडिकल सीट वाला भारत आज दुनिया के हर एक मेडिकल कॉलेज में या हर एक बड़े से बड़े हॉस्पिटल में आज भारत के डॉक्टर्स हैं। बंधुओं, ये सब बातें अपने को अच्छी लगती है। हमारा मन हिम्मत से बढ़ जाता है। हम एक ठीक गति से बढ़ रहे हैं ऐसा हमको लगता है। और ये सच बात है, दुनिया में भारत की जो प्रगति है और रिमार्केबल है। लेकिन जब हम इन टोटलिटी में देखते हैं, संपूर्ण भारत को सारे समग्रता में देखते हैं,
तो ध्यान में आता है कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। नंबर 1, जो डेवलपमेंट है ये होलिस्टिक चाहिए। हमारा देश बहुत व्यापक है। हमारे देश में जो रूरल पॉपुलेशन है वो 65% है। हमारे देश में गांवों की संख्या 7.5 लाख है। हमारे देश में जो टाउन एरियाज है, ब्लॉक है, वो 5000 है। जिले हैं 800 है। लेकिन केवल 20 शहर डेवलप हो रहे हैं। 20 सिटीज हैं जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वो बेंगलोर है, पूना है, सूरत है, मुंबई है, नोएडा है, गुड़गांव है, हैदराबाद है, लखनऊ है। ऐसे 20 शहर बढ़ रहे हैं, केवल वो तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन 800 जिले हैं, 5000 ब्लॉक्स है। इनका क्या होगा? 7.5 लाख गांव का क्या होगा? श्रीधर बेम्बू जी मौजूद है, वो IIT मद्रास के बीटेक है, प्रिंसटन से MS और PhD किए हैं। हम सबकी जानकारी में है 50,000 करोड़ का टर्नओवर उनकी कंपनी का। लेकिन उन्होंने चेन्नई के पास में, तमिलनाडु में, गांव में डेवलपमेंट किया। हजारों गांव के बच्चों को रोजगार दे दिया। अब गांव के बच्चे अब बाहर नहीं जाएंगे। आज बड़ा संकट है। 7.5 लाख गांव, 5000 हमारे ब्लॉक, वहां से बच्चे नौकरी करने के लिए बंबई जाते हैं, मद्रास जाते हैं, चेन्नई, बेंगलुरु जाते हैं और 10-15 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए जाते हैं। तो ये सेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट नहीं। हमारे देश का डेवलपमेंट का मॉडल डिसेंट्रलाइज चाहिए। ये सेंट्रलाइज जो डेवलपमेंट है ये बड़ी इंडस्ट्रीज को इनवाइट करता है। और सेंट्रलाइज डेवलपमेंट कुछ जगह तो डेवलपमेंट होगा, लेकिन 7.5 लाख गांव में डेवलपमेंट कैसा होगा? ये चिंता की बात है। और इसलिए भविष्य का जो भारत है 2047 का अपने को ध्यान में रखना होगा कि डेवलपमेंट का मॉडल ऐसा हो, लोग कम से कम माइग्रेट करें। अपने माता पिता परिवार के लोग उनको छोड़ करके जाते हैं। कुछ माइग्रेशन तो होगा, लेकिन बड़ा माइग्रेशन रुकना चाहिए। और इसलिए अपने यहां टेक्नोलॉजी वैसी आवे जैसी टेक्नोलॉजी को अपने देश में आवश्यकता है। इस सेंट्रलाइज्ड जो डेवलपमेंट के मॉडल ने कैपिटल को भी सेंट्रलाइज कर दिया। आज 1% पॉपुलेशन जो है दैट होल्ड्स 40% ऑफ द टोटल फाइनेंशियल वेल्थ। 1% लोगों के पास 40% वेल्थ अब इकट्ठा हो गया। और दूसरी तरफ जो 70% जो लोग हैं कमाने वाले, उनकी आमदनी 10,000 रुपया महीने से भी कम है। बंधुओं, ये दृश्य तो अच्छा नहीं है। 70% से ज्यादा लोग हैं जिनकी आमदनी 10,000 रुपया महीने से कम है। और 1% लोग ऐसे हैं जिनके पास हमारे देश का 40% वेल्थ है। इसके ऊपर विचार करना होगा। ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत गंभीर है, गहरा है। और नंबर 2, 1% बच्चे ऐसे देश में जो ओबेसिटी के शिकार है। और 70% बच्चे ऐसे हैं जो एनीमिक है। हमारे देश की लगभग 57% महिलाएं एनीमिक है। और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो है उनमें 67% बच्चे एनीमिक है। बंधुओं, ये कुपोषण है, माल न्यूट्रिशन है। विकास तो हो रहा है, एक बड़ा ग्रुप क्या है? अब 3rd पॉइंट पर आते हैं। विकास हमारे पर्यावरण का विनाश को, ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, नदियों का पानी कम हो रहा है। खतरनाक स्थिति पर हम लोग जा रहे हैं। डेवलपमेंट का मॉडल ऐसा हो, पॉल्यूशन कम से कम हो। आज हम लोग 2 करोड़ टन कोयला, 2 करोड़ टन पेट्रोल डीजल हर दिन फूंकते हैं। 12 करोड़ टन CO2 एनवायरमेंट में आ जाता है। सारी दुनिया परेशान है। विकास का मॉडल कैसा हो? पॉल्यूशन कम से कम करने वाला हो। सारी दुनिया में कंज्यूमरिज्म की आंधी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी नए नए सामान बनाता है, मार्केट बिक्री करने के लिए ले आता है।
लोग खरीदने चलते हैं, आवश्यकता नहीं है फिर भी खरीदते हैं। ये कंज्यूमरिज्म जो है ये कॉम्पिटिटिव हो गया। मोर एंड मोर कंजम्पशन, मोर एंड मोर पोल्यूशन, more and more pollution. It will increase the global temperature. It will increase the ice melting from North Pole and South Pole. What will happen? आप श्रीधर बेम्बू जी को देख रहे हैं, बिल्कुल ग्रामीण परिवेश में ही रहते हैं, सामान्य परिवेश में। कंजम्पशन की आंधी जो है ये सुनामी है, और इसलिए इस ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन दोनों के खिलाफ यूएन के सेक्रेटरी जो एंटोनियो गुटेरस है, उन्हें 2 बार वार्निंग दी है। 2021 में उन्होंने कहा, वी आर डिगिंग आवर ओन ग्रेव्स बाय बर्निंग, ड्रिलिंग, माइनिंग डीपर एंड डीपर। हम तेल खोद रहे, कुएं कोयला खोद रहे, माइनिंग चल रहा है। गुटेरस कहते हैं वी आर डिगिंग आवर ग्रेव्स। और 2023 में उन्होंने नेपाल में उन्होंने कहा, नाउ स्टॉप दिस मैडनेस। जो कंज्यूमरिज्म का जो पागलपन है इसको आप छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा, आई एम क्राइंग फ्रॉम द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ये कंज्यूम करना इसको कम करिए। बंधुओं, सारा विश्व एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। 200-250 वर्ष में साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी हमको सुविधाएं दी हैं, मनुष्य की अनेक समस्याओं का समाधान किया है, लेकिन परिवार टूट रहे हैं। इंटॉलरेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ रहा है। इस कंज्यूमरिज्म ने मनुष्य को अकेला छोड़ दिया है। मनुष्य के पास पैसा है, साधन है, संसाधन है, लेकिन अकेला 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 छूटता चला जा रहा है। बंधुओं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंटॉलरेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ रही है। आप देख रहे हैं जगह जगह कैसे युद्ध शुरू हो रहे हैं। बहुत बड़ा कारण उसमें कंज्यूमरिज्म है, कंज्यूम करना, रिसोर्सेज पर कब्जा करना। सारा विश्व एक बड़े संकट की ओर बढ़ चला है, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। आर्नोल्ड टोयनबी एक बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने इस संकट को समझ लिया है। सारा जो विश्व जो है वो किस दिशा में जा रहा है वो जानते हैं। पिछली 2 शताब्दियां साइंस एंड टेक्नोलॉजी की थी और यूरोप ने लीड किया था, लेकिन अब नहीं। अब वो कहते हैं नहीं, अब हम अवश्यंभावी विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। अब कोई मार्ग बचने का दिखता नहीं है। द ओनली वे इज द इंडियन वे, ओनली वे इज द हिंदू वे नाउ। तो आर्नोल्ड टोइनबी ने लिखा है, इट इज ऑलरेडी बिकमिंग क्लियर दैट ए चैप्टर विच हैड ए वेस्टर्न बिगिनिंग will have to have an Indian ending if it is not to end in the self-destruction of the human race. At this supremely dangerous moment in human history, the only way of salvation for mankind is the Indian way. Here we have the attitude and the spirit that can make it possible for the human race to grow together into a single family. And in the atomic age, this is the only alternative to destroying ourselves. आर्नोल्ड टोइनबी कहते हैं भारत में लोगों के पास एक स्पिरिट है, आध्यात्मिक भाव है, और उस आध्यात्मिक भाव के लाइट में, प्रकाश में जीवन जीने का एक एटीट्यूड है। और इस स्पिरिट के कारण से, इस एटीट्यूड के कारण से भारत के लोग सारे दुनिया को एक परिवार के रूप में बढ़ता हुआ देखते में आनंदित होते हैं। यही एकमात्र मार्ग है जो दुनिया को विनाश से बचा सकता है। बंधुओं, 2047 के समय भारत का जो इकोनॉमी होगी, जीडीपी होगी, निश्चित रूप से 20-30 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर होगी। पर कैपिटा इनकम भी अच्छी होगी, लेकिन विकास का मॉडल डिसेंट्रलाइज चाहिए। नंबर 2, कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन भी डिसेंट्रलाइज चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपना घर परिवार चलाने लायक तो चाहिए। नंबर 3, 140 करोड़ पॉपुलेशन जो आज है,
हर व्यक्ति को कोई ना कोई काम किसी न किसी प्रकार से चाहिए। यह हम सबकी जिम्मेदारी है। नंबर 4, भारत स्वस्थ भारत हो। नंबर 5, अपने क्लाइमेट, अपना नेचर, इस सब को बचा करके संभाल करके चलने की जिम्मेदारी हमारी है। अगला, भारत कंज्यूमरिज्म की ओर न बढ़े, भारत एक त्यागमयी वृत्ति के साथ आगे बढ़े। हमारी संस्कृति ने, हमारे विचार ने, हमारे अध्यात्म ने बार बार हमको बताया है, तुम्हारे पास जो है वो भगवान का है, ईश्वर का है। अपने लिए जितना आवश्यक हो उतना रखो, बाकी का लोगों के लिए दे दो। हमने देखा गांधी जी कितना कम उपभोग करते थे। वल्लभ भाई पटेल के पास केवल 4 जोड़ी कपड़ा था। कलाम साहब के पास केवल 5 पैंट था। रतन टाटा जी कितने छोटे से घर में रहते थे, लेकिन सब लोगों ने समाज के लिए सर्वाधिक देने का प्रयत्न किया था। बंधुओं, भारत की परंपरा परिवार को साथ लेकर के चलने की है। किसी भी प्रकार से अपने परिवार को संभाल करके चलना है। पैसा कितना भी कमाओ, परिवार को साथ लेकर के रखो। बच्चों के संस्कारों को ध्यान में रखो। जीवन का लक्ष्य क्या है? केवल पैसा कमाना नहीं हो सकता है। खूब पैसा कमाओ, लेकिन सारे समाज को ध्यान में रख करके, और इसलिए अपने कहा गया है आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। अपने मोक्ष की कामना करना है, लेकिन जगत का, दुनिया का, विश्व का हित ध्यान में रख करके। विदेशी टेक्नोलॉजी को लेना, लेकिन अपने देश के जो अनुकूल है वही लेना। अमेरिका में 2% पॉपुलेशन केवल गांव में रहती है, और गांव के लोग भी हैं, उनके पास 1000-2000 एकड़ जमीन है। उनकी परिस्थितियां अलग है, हमारी परिस्थितियां भिन्न है। 2047 का भारत समग्र विकास के साथ साथ अपने आध्यात्मिक भावों का संरक्षण करके चले। 2047 का भारत अपनी महान परंपराओं को ध्यान में रखे। 2047 का भारत ध्यान में रखे हमारे कंधों पर एक डिवाइन रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो विश्व के लिए हमको देनी है। सारे विश्व के कल्याण का मार्ग भी भारत से होकर के जाएगा, क्योंकि दुनिया के पास अध्यात्म नहीं है, वो हमारे पास है। अध्यात्म का अर्थ होता है सभी के अंदर ईश्वरीय तत्व को देख लेना, दूसरे की आवश्यकता को देखकर स्वयं खड़े हो जाना, दूसरे की आवश्यकता को पूरी करने के लिए अपनी आवश्यकताओं को कम करना, दूसरे के हित में अपने हित को उत्सर्ग कर देना, चढ़ा देना। इसको हम अध्यात्म कहते हैं। ये केवल भारत के पास है। 2047 का भारत आर्थिक दृष्टि से उन्नत चाहिए, हर एक व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी हो। भारत शिक्षित चाहिए, भारत स्वस्थ चाहिए, भारत संस्कारों से युक्त चाहिए, और ऐसा भारत जो विश्व के सामने एक नया मॉडल प्रस्तुत कर सके विकास का। यह भी एक मॉडल है, अर्थात आर्थिक उन्नति के साथ साथ एक आध्यात्मिक उन्नति का संदेश, सबको साथ लेकर के चलने का संदेश, इंटॉलरेंस के जगह हम सहिष्णुता का संदेश, समन्वय का संदेश, प्रकृति को साथ साथ लेकर के चलने का संदेश हम समझते हैं। वो भारत 2047 का हमारी आंखों के सामने रहे। हम उसके लिए प्रयत्न करें, विचार करें। सभी को नमस्कार।